नमस्कार दोस्तों। सिक्योरिटी असिस्टेंट आपकी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम होने हैं। तो उनकी टीयर वन में जो प्रथम चरण में प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने हैं। आपके सामने है 2018 का पेपर, इसका सॉल्यूशन करेंगी। और टीयर वन सभी के लिए कॉमन होता है, जैसा कि आपने सिलेबस में देख रखा है। 2018 का सिलेबस एग्जाम पैटर्न अभी जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न है उसके एकदम समान है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। आपको पूरा वही टाइम मिलेगा और साथ ही सेम वही पेपर का पैटर्न रहेगा। उतने ही नंबर के हैं, यानी कि 20-20 नंबर के आपके पांचों नॉन टेक के पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपके सेम पार्ट रहेगा। वैकेंसी है आपके 2018 की, लेकिन एग्जाम हुआ था 17/2 यानी कि 17 फरवरी 2019 को। तो पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पूरे पेपर का सॉल्यूशन पार्ट वाइज होगा। आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि पूरे पार्ट को करेंगे। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सेम है। ये पूरा पेपर मेरे पास पड़ा है। नेगेटिव मार्किंग ये देख सकते हैं आप, 1/4 उस टाइम भी थी, आपके भी है। और सेम पूरा वही सिलेबस था। तो आपको इनमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और किसी भी एग्जाम में यदि सिलेक्शन लेना है तो इजीली एक ही तरीका होता है। पहला तरीका आपका यही होना चाहिए कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया जाए। प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ 20 तक मैथ की क्वेश्चन थे, यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत होती है आपके। क्वेश्चन नंबर 21 जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस जो भी आपके हैं उसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, ये पहले ओएमआर सीट पर पेपर होते थे, तो पुराना पेपर हमारे पास पड़ा है जिसका पीडीएफ आपके सामने है। और ये हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस बच्चे का पेपर है आई थिंक उसका गलत हुआ होगा, उसने ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रखा है, आप देख लीजिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब आपको चारों ऑप्शन भी तो पता होने चाहिए, हो सकता है इस बार अलग आ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान है कि 10 दिसंबर को आपकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। वहीं 21 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? शहीद दिवस आपकी 21 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी शहीद दिवस। और 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे ये पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दूसरा है कि भारत में झीलों का शहर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, आपको जो लैंग्वेज समझ आई उसमें पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया इज कौन सी है? तो आपको पता है लखनऊ कौन सी है? नवाबों की नगरी के नाम से लखनऊ को जानते हैं। और उदयपुर इसका राइट आंसर रहेगा। झीलों की नगरी यानी कि सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही आंसर है। ऑप्शन डी जो उदयपुर है वो राइट आंसर है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन गलत हो सकता है लेकिन मैं उदयपुर सही बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित नहीं है इसका मतलब आपके जीवाणु जनित होना चाहिए। वायरस, विषाणु। आपको अब देखिए कुछ मैं रोगों के नाम बता देता हूँ, जैसे पोलियो, डेंगू और चेचक। ये तीनों रोग है ना, पोलियो, डेंगू और चेचक, ये आपकी विषाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। और टीबी है वो आपके जीवाणु जनित है, यानी कि ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये आपकी विषाणु जनित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो नए क्वेश्चन है, यानी कि नया ईयर है। अब जो आपका आधुनिक है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अभी देखिए भारत में 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। बच्चे ने भी इसी पर टिक कर रखा है, यानी कि अभी का पेपर है 2019, आपने डेट देख ली होगी। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है। आगे देखिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए थे? अब देखिए इसका जो बच्चे का आंसर है वो गलत हुआ है। इसका राइट आंसर है आपके टोडरमल। भू राजस्व प्रभारी अकबर के रा, राजकाल में या शासनकाल में टोडरमल था, राजा टोडरमल। और वही आपकी
भू राजस्व सुधार के कार्य उसी ने किए थे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर है, दूसरा वाला ऑप्शन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की इकाई कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ओम है आपकी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एम्पियर है विद्युत धारा की या इलेक्ट्रिक करंट की इकाई, एम्पियर है। उसके बाद वोल्ट क्या है, वोल्ट आपके वोल्टेज की यूनिट है, वोल्टेज की इकाई है। तो अब आपको ध्यान रखना है ऊष्मा की इकाई आपके कौन सी है, जूल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जिसने अभी अवतरित होना है, यानी कि जिसे अब अभी अवतरित होना है, अभी उनका अवतार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य के बुद्ध किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर है, मैत्रेयी को, यानी कि मैत्रेयी है, उनको भविष्य का बुद्ध कहा गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है। तो ये लीवर की खराबी से पीलिया रोग हो जाता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए करना है। उसके बाद है, तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है। तो सांगपो नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन घूम कर आ सकता है, ब्रह्मपुत्र भारत में जिसका नाम है उसे तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो नदी आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश से था। तो देखिए इसका आंसर आता है आपके सोवियत रूस, सोवियत संघ, या फिर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ। सोवियत संघ का अब वर्तमान में नाम है रूस, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, रसिया या फिर रूस से संबंधित था वो, जो सोवियत संघ आपको ऑप्शन में मिले तो उसको करना है। सोवियत संघ क्यों करना है, क्योंकि सोवियत संघ पहले पूरा संपूर्ण रूस का भाग था, अब रूस टुकड़ों में टूट चुका है, अब जो वर्तमान है वो रूस देश है। रूस से संबंधित आपके यूरी गागरिन था, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये अभी अभी क्वेश्चन हुआ था डीआरडीओ का, 10th बेस पर वैकेंसी थी, साथ ही अभी अभी मैंने एक और पेपर सॉल्यूशन करवाया है, यानी कि उसका आपके एनपीसीआईएल का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन 10th बेस पर जो भी वैकेंसी आती है सेम रह सकते हैं, तो आप यदि किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो मेरे सारी वीडियोज सारे पेपर्स देखा करें। आईटीआई लेवल में भी 10th लेवल का ही नॉन टेक आता है, तो आप यदि चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं, एनपीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे पेपर्स एक बार देखने चाहिए, सारा नॉन टेक समान रखता है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन था कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो पानी का क्वथनांक सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑप्शन में उनके 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा था। अब आपको पूछा गया है फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल आपके समान है, आपको भी सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, और नॉन टेक में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल या घाटी स्थल स्थित है। अब देखिए ये तो कोई राजस्थान का होगा, उसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और यहाँ से क्या मिली है, तो आपको ध्यान रखना है काले रंग की चूड़ियाँ आपको मिली है। काले रंग की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय है, आपको ये तो पता होगा, और इनके बारे में डिटेल से आपको और पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन है 34 अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है और पुराने पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन आपके है कंबोडिया में स्थित है मंदिर, और किसने बनाया है, आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। तो अंगकोर वाट का मंदिर किस भगवान का मंदिर है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है भगवान विष्णु का मंदिर है। किसने बनाया है, तो मैंने आपको बताया सूर्य वर्मा सेकंड या सूर्य वर्मन लिखा आता है आपके ऑप्शन में, वो भी ध्यान रख लीजिए, सूर्य वर्मन सेकंड ने ये अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर बनाया है, जो कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुनामी का कारण नहीं है। ज्वालामुखी को कारण बताया गया है,
भूकंप को भी इसका कारण बताया गया है। और आपसे पूछा गया कौन सा कारण हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो कारण आपके भूकंप भी हो सकता है। यदि समुद्र में भूकंप आता है, महासागरों में भूकंप आता है, तो आपकी सुनामी आने के कारण बढ़ जाते हैं। ज्वालामुखी से हाँ आपकी सुनामी आ सकती है, लेकिन आप जब ऐसे ऑप्शन हो तो भूकंप की तरफ जाइए, ये वाला आपके राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है, यानी कि किस राज्य में है या किस नदी पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि नदी का इन्होंने पूछा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, तो आपकी बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर आपके हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जगह पूछे तो ये आपको करना है। और सतलज नदी पर बना है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है सतलुज नदी, तो आप ऑप्शन नंबर सी करेंगे, इस नदी पर बनाया गया है। कब से निर्माण संभव हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1948 के बाद 1963 तक इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, सतलज नदी पर बना है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। आई होप ये तो आप सभी को आता होगा, तुलसीदास। वेदव्यास से भी आपसे पूछा जा सकता है। और पाणिनि से संबंधित अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ के एग्जाम में कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक आपके पाणिनि हैं। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो भी पाणिनि है। कालिदास के भी महाकाव्यों को आप जरूर पढ़ लीजिए, कौन कौन से महाकाव्य है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी नदी है, जिसे आप दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटका में है तुंगभद्रा। बन्नेरघट्टा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बन्नेरघट्टा मध्य प्रदेश में कौन सा है, आपको ध्यान है पन्ना कुन्नो, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल का आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आगे क्वेश्चन है आपके, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत आप सभी को पता होगा, नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है, उत्तराखंड राज्य में आपकी नंदा देवी। और आगे भी ध्यान रखना है कि जगह यदि ऑप्शन में दे दे तो वो भी आपको ध्यान रखना है, चमोली, चमोली उत्तराखंड, आपको इतना ध्यान रखना है, ये भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है। जय संहिता का मूल नाम क्या है। अब देखिए क्वेश्चन दो बार आ चुका है, मैंने दो एग्जाम में देख लिया है। महाभारत का मूल नाम या अन्य नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको करना है जय संहिता। और जय संहिता का मूल नाम क्या है, तो महाभारत इसका मूल नाम है। आगे क्वेश्चन है, अब देखिए हिंदी में यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो सकता है आप गलत कर दी। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है। अब देखिए इंग्लिश में पढ़िए, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपके होता है। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग आपके विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 12 बेरी बेरी, विटामिन बी 12 आपके बेरी बेरी। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। और विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स रोग होता है। और डीआरडीओ एडमिन एंड एलाइन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यदि आपने पहले से कोई पेपर देख रखे होते तो आपका सही हो सकता था। आप देखिए क्वेश्चन और है आपके 43 कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन है। ये आपको ध्यान रखना है कि मीरा कुमार इसकी पहली सभापति है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी देखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किस खेल में बटरफ्लाई शब्द संबंधित है या किस खेल से संबंधित है, तो ये एक तैराकी खेल है। तैराकी यानी कि स्विमिंग, उससे संबंधित शब्द आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपको जाना है। उसके बाद है, भारत की उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी एक सदन में। अब आपको ध्यान रखना है निष्कासन का मतलब है उसे निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में यदि प्रस्ताव पारित होता है तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लोह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन आया है आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ही ऐसा करने पर यानी कि HCl को जब आप लोहे के चूर्ण में मिलाते हैं तो आपकी फेरस क्लोराइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए यहाँ आपके लिखा हुआ है क्लोरीन गैस, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और यहाँ देखिए आयरन साल्ट और पानी। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी HCl है और उसे आपने लोहे के चूर्ण में Fe में डाला है तो
तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलनी है, जैसा कि ऑप्शन ए में दे रखा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, तो आपकी आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आपको इसका आंसर करना है। समीकरण आपके सामने दे रखी है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करके इसने दिखा रखा है बच्चे ने। एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित करता है, उसका पीएच बताइए। देखिए अब पीएच के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं 10th लेवल में, तो याद रख दीजिए पीएच स्केल का आपकी 1909 में सोरेनसन ने निर्माण किया था। कब किया था? 1909 में सोरेनसन नामक सोरेनसन वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल बनाया था। अब देखिए पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 6.9 का मतलब होता है कि पदार्थ की अम्लीय प्रकृति है। उसके बाद देखिए 7.1 से 14 तक आपके क्षारीय होता है और जो आपका 7 है वो उदासीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब पीएच स्केल में देखिए पहले तो एक होता है अम्ल। अम्ल का काम क्या होता है? अम्ल आपकी लाल को नीला करता है, लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। अब इसमें क्या किया है? लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित किया है, अनीला। नीला आपकी अम्ल नीले को लाल में करता है और क्षार क्या करता है? छालानी, छालानी। तो क्षार आपकी लाल को नीला करना। अब देखिए फिर से एक बार मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना है आपको। क्षार है आपकी छालानी, ये नाम याद कर लीजिए, और अनीला ये नाम आप याद कर लीजिए। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है और क्षार आपके लाल को नीला करता है। इस टॉपिक से एक आपके क्वेश्चन आया था एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम में, जो 10th बेस पर डीआरडीओ की वैकेंसी है उसमें। तो अब आपकी किया है क्षार लानी, यानी कि लाल से नीला किया, इसका मतलब क्षार है और क्षार का मान होता है 7.1 से 14 के बीच, और ये आपको ऑप्शन नंबर 10 दे रखा है जो 7.1 से 14 के बीच आता है, यानी कि उसकी पीएच की प्रकृति 10 होगी। ये सारे अम्ल के उदाहरण हैं। अब देखिए यदि आपको एग्जाम में आंसर नहीं पता आता है तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, वो लाइन है 0 से लेके यदि 6.9 के बीच होगी तो वो अम्ल होगा, 7.1 से लेके 14 के बीच होगी तो क्षार होगा। अब देखिए 0 से 6.9 के बीच के तो 3 ऑप्शन है, यानी कि तीनों आंसर नहीं हो सकते, लेकिन एक ऐसा है जो अलग है, तो वो आपका आंसर हो सकता है। आपको ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा के आंसर कर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च विघलन बिंदु वाला यौगिक बनता है। ये यौगिक है आपकी, यानी कि क्वेश्चन को आपको समझना है, एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उच्च पिघलन बिंदु, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपके मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु वो ज्यादा हो जाता है, यौगिक बनाता है। ये पानी में घुलनशील है, यानी कि पानी में घुल जाता है, तो तत्व का नाम क्या होगा? ये कैल्शियम आपके तत्व है, आपको ध्यान रखना है। क्रिया करके आप देख सकते हैं। आगे देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके ईंधन पूर्णतया जल नहीं रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसी वेबसाइट है, एक क्या 3 वेबसाइट मैंने देखी है गूगल पर, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, वो क्वेश्चन एक वेबसाइट से 70% क्वेश्चन वहीं से छपे हैं और 2 वेबसाइट और है, वहां से 2-3 क्वेश्चन छपे हैं। तो मैं अब आपके लिए उस वेबसाइट से, उन वेबसाइट का मैं नाम तो नहीं बता सकता, हो सकता है मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाए उसकी वजह से, लेकिन मैं उस वेबसाइट के क्वेश्चंस अपने आप टाइप करके आपके सामने लाकर आपको दिखा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में यदि आई तो आप सही कर दें। तो उस वेबसाइट के क्वेश्चंस का हम कल से सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ये पेपर कंप्लीट होने के बाद। सारे क्वेश्चन एक वेबसाइट से उठाए गए थे 2019 के पेपर में। निम्न में से कौन सा कथन जब आवर्त में लेफ्ट से, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो आपके लिए गलत है, सही नहीं है, ऐसा पूछा है। तो देखिए ये आपकी जो है ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ये माने पूरे ऑप्शन पढ़िए, अब आपको पढ़ा कर दे रहा हूं। देखिए तत्वों की प्रकृति कम धात्विक हो जाती है, ये एकदम सही है। आपके लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तत्वों की प्रकृति कम हो जाती है, धात्विक प्रकृति कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की रासायनिक संयोजकता की संख्या में वृद्धि होती है, हाँ होती है। तीसरा है तत्व के ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, हाँ आपके लेफ्ट से राइट जाते समय ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं। ये वाला है कि अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देता है, ये गलत है। अणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खोने की क्षमता कम कर देता है, यानी कि आसानी से नहीं खो पाता। अणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खोने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर था। आगे है मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का भाग होते हैं? तो ये आपकी
जो है उत्सर्जन या विसर्जन उस प्रणाली के भाग है, गुर्दे यानी कि वृक्क आपके होते हैं, किडनीज, ये उस प्रणाली का भाग है। आई होप आप सभी जानते होंगे। दो न्यूरॉन के बीच के जगह को क्या कहते हैं? इसके बीच की जगह को आप हिंदी में भी जरूर याद कर लीजिए, क्या कहते हैं? अंतर स्थल या इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम होता है सिनोप्स। सिनोप्स होती है दो न्यूरॉन के बीच की आपकी जगह है। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन साथ में ही हो रही हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ लीजिए। एक पौधे के पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में परागकण होते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं, तो आपको ऑप्शन में नर युग्मक भी देखने को मिल सकता है। वैकसिक दृष्टि से हम में अधिक समानता है। वैकसिक दृष्टि से मतलब विकास किया है हमने, उसकी दृष्टि से देखें तो हम में किसके समान है? मकड़ी, जीवाणु, एक चीनी छात्र और चिंपैंजी। तो मनुष्य आपकी चिंपैंजी का ही आप मान सकते हैं वैसा ही रूप है। चिंपैंजी और मनुष्य में समानताएं हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो प्लास्टिक किया जा सकता है, शीशा और पानी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मिट्टी आपकी अपारदर्शी है, उसकी आर पार नहीं देखा जा सकता, और ये तीनों पारदर्शी है, इनकी हम आर पार देख सकते हैं। मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है? आपको पता है, दृष्टिपटल पर बनता है। आगे देखिए, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत धारा को नहीं दर्शाता? अब देखिए, विद्युत धारा होती है, धारा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। शक्ति पूछा है तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, ये आपको पता है। पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, P बराबर V इंटू आई, तो ये रहा आपकी V इंटू आई, यानी कि ये आपको दर्शाता है या विद्युत शक्ति, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपने एक याद किया होगा, ओम का नियम, V बराबर आई आर, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम V की जगह I रखें तो बन जाएगा आपकी आई स्क्वायर आर, यानी कि P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। तो ये रहा आपकी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर ए वाला देखिए, आई स्क्वायर आर। आगे है आपकी, ये वाला भी फॉर्मूला बन सकता है। कैसे बनेगा? हम इसमें आई की जगह हम रख देंगे आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू ओम के नियम से इससे ज्ञात करेंगे, तो आई बराबर क्या बन जाएगा? वी बटे आर। वी स्क्वायर बटे आर भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। पावर ज्ञात करने के तीन फॉर्मूले हैं, एक तो है आई स्क्वायर आर, एक है वी इंटू आई, एक है वी स्क्वायर बटे आर। लेकिन पावर ज्ञात करने का ऑप्शन नंबर बी वाला कोई तरीका नहीं है। तो किससे विद्युत शक्ति नहीं ज्ञात कर सकते? इससे नहीं कर सकते, और तीनों से हम विद्युत शक्ति की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58, कि विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? अब विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए, यानी कि विद्युत प्रवाह को पैदा करने वाला यंत्र पूछा है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि एनर्जी को आपको पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है, आपके लिए डीसी जनरेटर या जनरेटर आप डायरेक्ट कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। डीसी यदि उत्पन्न करनी है तो डीसी जनरेटर, और एसी उत्पन्न करनी है तो अल्टरनेटर, जिसे आप एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। एम्पियर क्या होता है? एमीटर क्या होता है? ये विद्युत धारा को मापन करने की एक यंत्र होता है, और मोटर होती है आपके इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कोयला आपके जैविक है, लकड़ी जैविक है, और बायोगैस आपकी गोबर गैस ये भी जैविक है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आपकी नाभिकीय ऊर्जा अजैविक या फिर जैविक नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? खाद्य श्रृंखला यानी कि एक चेन बन जाती है खाने के लिए, तो हम मानते हैं कि घास। पहले ऑप्शन को लेते हैं, घास, गेहूं और आम, ये तीनों ही खाने की चीज है, इसमें चेन नहीं बन रही। आगे देखिए, बकरी, गाय, हाथी, ये भी आपके खाने वाले लोगों की चेन है, लेकिन खाने की चेन नहीं बन रही। घास, मछली और बकरी, मान लेते हैं कि घास को बकरी खा गई, हाँ, उसके बाद क्या बकरी को मछली खा सकती है? नहीं, तो ये चेन नहीं बन रही। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, घास है जिसे आप कह सकते हैं कि बकरी खा गई, बकरी को मनुष्य खा सकता है, तो ये आपकी एक चेन बन रही है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आपको जाना है, बस आंसर ही करना है और कुछ नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक क्या रहेंगे? 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। रिस्पॉन्स ऐसा मिलेगा, हम रेगुलर क्लासेज लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर। आप सभी से उम्मीद है, पुरानी पेपर्स की प्लेलिस्ट बना दी है प्रीवियस ईयर के नाम से, जिसमें हमने पुरानी सारे पेपर सॉल्यूशन का स्टार्ट कर दिया है। जल्द ही आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिए। 10th लेवल के सभी पेपर में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर देखें।